जनार्दन की इस कड़ी में अब हम पहुंच चुके हैं उज्जैन के विधानसभा क्षेत्र उत्तर में। यहां से विधायक हैं पारस चंद्र जैन जी। हालांकि पहली बार ये विधायक नहीं है, 6 बार से यहां पर विधायक रह चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यहां पर पिछले 7 बार की अगर हम बात करें विधानसभा चुनावों की, तो 7 बार में से 6 बार इन्होंने ही जीत हासिल की है। 2018 के चुनावों की बात करें तो 2018 के चुनावों में महंत राजेंद्र भारती जी को करीब 25,000 से मात देकर पारस चंद्र जैन जी इस सीट पर काबिज हुए थे। हालांकि इतने लंबे समय के बाद में जनता में क्या संतुष्टि है या फिर नाराजगी, ये सीधा हम जनता से ही जानेंगे कि विधायक जी के इस कार्यकाल से, 5 साल के कार्यकाल से आप में संतुष्टि या नाराजगी? अभी जो कार्यकाल चल रहा है उससे संतुष्टि है। अभी जैसा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं वो काफी संतुष्टिजनक हो रहे हैं। फिर भी कुछ और नया की जो जरूरत लग रही है शहर को, और नया फेस डिमांड कर रही है शहर, नया फेस डिमांड कर रही है। लंबे समय से ये बात चलती आ रही है कि पारस चंद्र जैन जी करीब 73 साल के हो गए हैं। ऐसे में क्या इस बार चुनाव में विधायक जी की जगह कोई नया चेहरा भाजपा उम्मीदवार बनाती है? लेकिन फिलहाल मुद्दों की बात है, क्या भाजपा चुनाव के मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव लड़ेगी या फिर चेहरे को लेकर? भारतीय जनता पार्टी के पास अच्छा नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी के पास अच्छे नीतियां हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीयत अच्छी है। और हम माननीय मोदी जी और हमारे शिवराज जी की सरकारों ने जो काम किए हैं, हमारे महापौर जी ने जो काम किए हैं, हमारे विधायक पारस जैन साहब ने जो काम किए, हमारे सांसद नरेंद्र फिरोजा जी ने काम किए हैं, उन कामों को लेकर चुनाव में जाने वाले हैं। और उज्जैन उत्तर में यदि विकास और निर्माण की एक ईंट भी लगी है तो उस ईंट पर भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ है। इसलिए इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से ये सीट जीतने वाली है। भारी बहुमत से करीब, अगर 2018 की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि करीब 25,000 वोट्स का अंतर था। ऐसे में कांग्रेस के लिए क्या मुद्दे रहेंगे? इस कार्यकाल की ही बात करें, क्योंकि दावे तो किए जा रहे हैं कि विकास खूब हुआ। उज्जैन का अभी तक कुछ भी विकास नहीं हुआ है। लगातार 18 साल से भाजपा की सरकार है। जैसा कि पारस जैन साहब मंत्री हैं, आप देखिए आज भी छिपरा शुद्धिकरण के नाम पर, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, विकास नहीं हुआ। अभी कुछ बारिश हुई और सारे गंदे नालों का पानी छिपरा मैया में मिला। खान डायवर्सन के नाम से करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, काम कुछ नहीं हुआ। सिविल लाइन योजना पूरी फेल हो गई टाटा की, पूरी सड़कें खुदी हुई पड़ी हैं। आप शहर में निकल जाएं कैमरा लेके, हर गली कॉलोनी में सड़कें खुदी हुई हैं। विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हुआ है। उज्जैन का तो मैंने को नहीं लगता कि कोई विकास किया हो। और जबकि आपने खुद ने बोला 30 साल से पारस जैन जी यहाँ पर विधायक है, उद्योग धंधे के नाम पर सब बंद हो चुका है। विनोद मिल बंद हो गई है, सारी विमल मिल बंद हो गई है। कोई भी नया रोजगार धंधा, नया व्यापार उज्जैन उत्तर में अगर चालू हुआ हो तो आप बताएं। रोजगार का बड़ा सवाल, बड़ा मुद्दा यहाँ पर लगातार खड़ा होता आया है। महाकाल लोक की बात करें तो महाकाल लोक में चौड़ीकरण के नाम पर कई सारे व्यापारियों को सड़क से हटाया गया, लेकिन अभी तक मुआवजा की भी जो डिमांड की जा रही है वो पूरा नहीं हुआ है। रोजगार को लेकर ऐसे में बहुत बड़ा सवाल। बात करेंगे आम आदमी पार्टी से, क्योंकि इस साल विधानसभा चुनाव में एक अहम दावेदार के रूप में दावेदारी भरते हुए आम आदमी पार्टी भी जनता के बीच उतर रही है। क्या कुछ मुद्दे लेकर सामने आएंगे? आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा तो भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो दिल्ली और पंजाब में भगवत मान साहब के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो 10 सालों के अंदर जो जितनी तेजी से पार्टी बढ़ी, ये जनता का विश्वास ही है और निरंतर ये बढ़ती जा रही है पार्टी। इस विधानसभा क्षेत्र में क्या मुद्दा? इस विधानसभा क्षेत्र में भी मुख्य मुद्दा तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और भ्रष्टाचार ही रहेगा। स्थानीय, जैसे ये किसान बहुल्य एरिया भी मध्य प्रदेश जो आता है, इसमें हमने अभी हमारे मैनिफेस्टो में भी बात रखी है कि जो कर्ज माफी की बात है, आम आदमी पार्टी उस पर भी विचार करेगी। किसानों को जो सिंचाई की बिजली है वो दिन में देगी। 5 HP तक का जो सिंचाई का पंप है उसके लिए बिजली भी माफ करेगी। इस तरीके की कई सारी जनहितैषी बातें हैं जो आम आदमी पार्टी लेके आई। यानी कि चुनावी घोषणाएं हैं, हालांकि जनता इस पे कितना भरोसा करेगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जनता से रोजगार का जो एक बड़ा सवाल है वही करेंगे। रोजगार के लिए अभी तक 5 साल के कार्यकाल में आपको क्या लगता है, युवा है, क्या काम हुआ? अभी जैसे शिवराज जी ने सीखो कमाओ योजना जो लागू करी,
तो बहुत अच्छी योजना है, उसमें सभी को स्टाइपेंड भी मिल रहा है और सब लोग रोजगार के लिए। तो अभी तक दूसरी सरकार केवल बांटती थी, केवल रोजगार भत्ता देती थी, केवल यही एक सरकार है जो रोजगार भी दे रही है। उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में भी 3 से 4 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां डली है जिसमें उज्जैन के लोकल लोगों को रोजगार मिला। उज्जैन टूरिज्म दृष्टि से देखा जाए तो महाकाल में आज पहले लोग 40,000 दर्शनार्थी आते थे, आज 2 से 2.5 लाख आते हैं और शनिवार रविवार सोमवार को 3 से 5 लाख जनता आती। तो उसमें हम उज्जैन में देखेंगे तो उज्जैन में बहुत अच्छा रोजगार मिला है, चाहे ऑटो रिक्शा वाला हो, चाहे चाय पानी वाला हो, चाहे होटल वाला हो, इन सबको बहुत अच्छा रोजगार मिला। तो इस सरकार से हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। तो रोजगार को लेकर काफी काम किया गया है। जैसा कि बात कर रहे थे कि काफी दर्शनार्थी यहाँ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उसको लेकर अगर पुराने बाजारों में स्थिति देखें तो वो बेहद ही खराब होती जा रही है, ट्रैफिक व्यवस्था चरमराती जा रही है। इसके लिए क्या किया गया? आप उज्जैन शहर में अगर घूमी होंगी तो आपको लगा होगा कि यहाँ का मतदाता और यहाँ का नागरिक सभी के लिए स्वागत के लिए आतुर है। और बात करें हम तो लगातार पिछली बार 5 से 6 बार तक हमारे विधायक, 7 बार हमारे सांसद, महापौर लगातार 5 बार बनते आ रहे हैं। तो ये एक मुख्य आधार है यहाँ की जनता का, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विश्वास रखती है और वो लगातार वोट कर रही है। साथ ही यहाँ पर जिस प्रकार के विकास कार्य हो रहे हैं, बात कर रहे हैं वो कि भ्रष्टाचार की, तो आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आज पूरा का पूरा जमानत पे है, वो भ्रष्टाचार की बात कर रहा है। दूसरे आप पार्टी के मनीष सिसोदिया जी सहित 3 मंत्री आज भी जेल खाने में जेल की हवा खा रहे हैं, वो लोग भ्रष्टाचार की बात। उज्जैन उत्तर की बात करेंगे, भ्रष्टाचार का आप नाम ले रहे हैं, क्या 28 मई को प्रतिमाएं नहीं गिरी? देखिए, महाकाल लोक जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है वो हम उज्जैन वासियों के लिए गर्व की बात है और उसके लिए हम उज्जैन वासियों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को बधाई देते हैं कि उन्होंने इस महाकाल लोक के माध्यम से पूरे विश्व में महाकाल के नाम को और अधिक स्थापित किया है। और उसी का परिणाम यह है कि इस छोटे से शहर में जहां हम 6-7 लोग रहते हैं, वहां पर आज हमारे पास में इतनी सारी होटलें और इतना सारा संसाधन जो धार्मिक पर्यटन के रूप में यहाँ उपलब्ध हुआ है, उससे उज्जैन शहर को बहुत रोजगार भी मिला है। लेकिन क्या मुआवजा मिला जो चौड़ीकरण के नाम पे महाकाल लोक के लिए जो सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, उसका क्या मुआवजा मिला? निश्चित रूप से महाकाल लोक का जो डेवलपमेंट है उसमें जो कुछ परिवारों को हटाया गया था, उन परिवारों को दूसरी जगह न केवल बसाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, बल्कि उनको 3-3 लाख रुपए की राशि भी दी है। पहली बात तो यह है कि महाकाल लोक की जो योजना थी वो कमलनाथ जी की योजना थी, महाकाल वन के नाम से कमलनाथ जी की योजना थी। आपने देखा जिस तरीके से अभी सप्त ऋषियों की जो मूर्तियां नीचे गिरी एक छोटे आंधे तूफान के कारण, वो तो बाद में याद आया आपको कि कमल, आप तो कहते ही नहीं थे कि कमलनाथ जी ने योजना बनाई, आप तो खुद की योजना को बताते थे। जब आपने देखा कि वो जब उसमें गिराए आप, जब आप लोग भ्रष्टाचार में गिराए, जब आपको मालूम पड़ा कि वो योजना कमलनाथ जी की थी, सबसे बड़ी बात 7 सप्तऋषियों की मूर्तियां एक छोटे से आंधी तूफान में गिर जाती हैं और उन मूर्तियों की कीमत 13 से 18 लाख रुपए आकी जाती है, जिनकी कीमत 2-2.5 लाख रुपए में दूसरी जगह बन के तैयार होती हैं। अब महाकाल लोक में भ्रष्टाचार किया, कमल के फूल पर सप्तऋषियों को बिठाया, वो सप्तऋषि कमल के फूल से नीचे आके गिर गए। उन्होंने नकार दिया कि हमें कमल का फूल अब नहीं चाहिए। दूसरी बात, जहां तक भाई साहब ने बोला मुआवजे की बात, केडी गेट से लेकर और इमली तिराई का चौड़ीकरण हो रहा है, किस तरीके से बरसात में वहां के लोग परेशान हैं, आप जाके देख के आए। एक बार मैं बोलना चाहता हूं जी न्यूज वालों से कि कृपया आप केडी गेट से इमली तराई तक चले जाएं। लोगों को वहां पर न बिजली मिल रही थी, न पानी मिल रहा है और सड़कें तो पूरी खुदी हुई हैं। बरसात में चौड़ीकरण का काम किया गया और उनको मुआवजा भी नहीं दिया गया। जनता सामने बैठी है, मूलभूत सुविधाओं को लेकर ये एक बड़ा सवाल, मूलभूत सुविधाओं को लेकर क्या काम किया गया? मूलभूत सुविधाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे शहर में जो पहले कच्ची सड़कें थी, आज उत्तर में आप कहीं भी देखिए, किसी भी बस्ती में जाइए, वहाँ बढ़िया सीमेंट कंक्रीट की सड़कें मिल रही है। छोटी छोटी गरीब बस्तियों में काफी काम किए गए। और कालिया दे जो ये चौड़ीकरण की बात कर रहे हैं, तो शहर जब विकास करता है तो चौड़ीकरण करना पड़ता है और शासन का ये नियम है कि मुआवजा नहीं दिया जाए, तो मुआवजे के बदले FAR दी जा रही है सभी को, और जिनके घर पूरे गए उनको मुआवजे की फाइल बन चुकी है और उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। सड़क, बिजली, पानी, ये मूलभूत सुविधाएं पहुंची? लगभग 25 से 30 साल पारस जैन जी को वहाँ हो चुका है और 18 साल बीजेपी सरकार को हो चुका है। इतने समय में उज्जैन उत्तर विधानसभा को आप प्रॉपर नहीं बना पाए हैं। महाकाल लोक में भ्रष्टाचार हुआ और नाले शिप्रा में मिल रहे हैं। 25 से 30 साल में इतना सा काम नहीं हो सकता, तो आप कैसे बोल सकते हैं विकास हुआ है?
विकास पे बड़ा सवाल। क्षिप्रा नदी का बार बार मुद्दा इसलिए उठ रहा है क्योंकि लंबे समय से दावे किए जा रहे हैं कि क्षिप्रा की सफाई की जा रही है। देवास इंदौर से जो गंदे नाले का पानी है वो क्षिप्रा में आके मिलता है, लेकिन अभी तक हजारों करोड़ खर्च किए जाने के बाद भी रिजल्ट कुछ खास दिखाई नहीं दिया। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि विकास की बात कर रहे हैं, विकास के नाम पे इनके विधायक जो पारस जी हैं करीब करीब 6 से 7 बार विधायक रहे हैं, 10 से 15 साल मंत्री रहे हैं। मेरा इन सबसे निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि कोई बड़े काम बता दें ऐसे शहर के अंदर ये विकास के जो 7 कार्य इन्हें 35 साल के अंदर अपने कार्यकाल में किए हुए हैं। और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, केजरीवाल जी ने जरा सा हमारे विधायक का नाम पंजाब के अंदर आया, उनको तुरंत बर्खास्त कर दिया अपने मंत्रिमंडल से। भ्रष्टाचार पर यह काम करती है हमारी पार्टी। ठीक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया जाता है। फिलहाल क्षिप्रा की हम बात कर रहे थे। क्षिप्रा में हजारों करोड़ खर्च किए गए, लेकिन अभी भी दूषित पानी इसमें मिलता रहता है, क्यों? क्षिप्रा प्रभावमान है और पार्टी के इसमें जो चल रहा है, बरसात का भी पानी आता करता भावमान नहीं है, लेकिन स्थिर है वो, इसलिए उसका कचरा करने हर वर्ष की सफाई होती रहती है, चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गंदे नालों का पानी आकर मिलना, ये इसके लिए क्या काम किया गया? निश्चित रूप से नर्मदा क्षिप्रा लिंक योजना जो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने भागीरथ बनकर इस मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में और मालवा बेल्ट में खासकर नर्मदा मैया को लाकर और क्षिप्रा को प्रवाहमान करने का काम किया। कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्षिप्रा मैया गंदी हो रही है, क्षिप्रा मैया ऐसी हो रही है। आप बारिश के पानी को नहीं रोक सकते हो, लेकिन ये समस्या तो पूरे साल बनी हुई है। पूरे साल नहीं है। आप मुझे बताओ कब पूरे साल बनी? इस बार बारिश के समय में निश्चित रूप से ऐसी घटना हुई है, लेकिन कभी भी ये आपकी खुद की घोषणा थी, घोषणा पत्र में ये दावा था कि क्षिप्रा की सफाई की जाएगी, जो गंदे नालों का पानी पूरे साल उसमें मिलता है उसे साफ किया जाएगा, रोका जाएगा। निश्चित रूप से रोकने का काम किया है, यानी कि पूरे साल पूरे रोकने का काम किया है। और साथ ही सदावल से हमारे पंप लगे हुए हैं और टेंचिंग ग्राउंड जो हमारा है जहाँ पानी ट्रीटमेंट होगा, और हमने इंदौर के जो खान नदी है उसको भी डाइवर्ट करने का काम किया, उसको भी रोकने का काम किया। बारिश के दिनों में वो निश्चित रूप से ओवरफ्लो पानी के रूप में आती है। बाकी क्षिप्रा शुद्धिकरण के हमारा नर्मदा मैया जो क्षिप्रा के साथ मिली हुई है। अभी आपने सिंहस्थ गया, सिंहस्थ में आप बता दीजिए कितना अच्छा स्नान हुआ। चलिए, सिंहस्थ का मुद्दा उठा है, तो सिंहस्थ के लिए जो जमीन आवंटित है वहाँ पे आवासीय क्षेत्र बनाने की घोषणा भी की गई थी, इसको लेकर भी ये मुद्दा उठा। ऐसे में सिंहस्थ को लेकर जो जमीन है वो विवादित क्यों? देखिए, सिंहस्थ जो लगता है उज्जैन में 12 साल में एक बार लगता है, और अगर हम 80 से लेके 2016 तक के सिंहस्थ को देखें तो हर बार हमारे यहाँ सैटेलाइट बदलते गए, सैटेलाइट का स्थान बदलता गया। अभी जो आप बोल रहे हो कि जो सैटेलाइट का स्थान है वो परमानेंट सिंहस्थ का ऐसा नहीं है, वो सैटेलाइट का स्थान है, सैटेलाइट के स्थान बदलते रहते हैं। बाकी जो सिंहस्थ के लिए आरक्षित भूमि है वो सिंहस्थ की आरक्षित भूमि को किसी प्रकार से कोई आवासीय किया ही नहीं गया है। तो उसमें आपसी संघर्ष क्यों उत्तर और दक्षिण में? कोई संघर्ष नहीं है। ये बाहर से देखकर लोगों को अपने मन की बात बोलने की आदत पड़ गई है, अपना विचार दूसरों को थोपने की आदत पड़ गई है, इसलिए विषय अन्यथा कोई संघर्ष नहीं। कोई संघर्ष नहीं सिंहस्थ भूमि को लेकर? सिंहस्थ भूमि को लेकर के 3 साल से हम संघर्ष कर रहे थे और खूब आपत्तियां लगाई हम लोगों ने। मंत्री मोहन यादव की जितनी जमीन थी उसके सब सर्टिफाइड कॉपी हमने, जहां हमारी सुनवाई थी हमने उसमें करी, शासन को करी, चीफ सेक्रेटरी को करी, पीएस को करी, और उसके बाद नजारा यह है कि हमने साधु संत समाज को भी साथ में लिया और आज 850 बीघा जमीन, जिसमें से स्थानीय मंत्री मोहन यादव जी की जो है लगभग 250 जमीन है, 250 बीघा जमीन है, वो सरकार ने छोड़ने का निर्णय कांग्रेस पार्टी के दबाव में विधानसभा में मामला उठा। हमारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, विपक्षी नेता उज्जैन आए, हम सब लोगों ने वो सिंहस्थ का स्थान दिखाया। तो निश्चित रूप से आज वो जमीन सरकार को हमारे दबाव में छोड़ना पड़ी है। फिलहाल सुरक्षा का एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। वो इसलिए है क्योंकि हाल ही में उज्जैन से ही, उत्तर से खास तौर पे कई ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आई हैं जो कि शर्मसार करने वाली हैं। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए, और ऐसे में कई सारी चोरी की वारदात यहाँ पर सामने आती है, छेड़छाड़ की वारदात सामने आती है, दुष्कर्म की भी वारदात सामने आई है। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार उज्जैन अवंतिका नगरी, जिसे धार्मिक नगरी कहा जाता है, वहां पर अगर ऐसी परिस्थिति तो फिर सुरक्षा के क्या हाल? तो जनता से सबसे पहले जानेंगे कि वाकई में सुरक्षा की क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद चिंताजनक है। पूरा शहर में क्राइम की स्थिति इतनी खतरनाक है, रोज आए दिन चोरियां होती है, 3-4 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म करके उसे मार के फेंक दिया जाता है। कानून व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरीके से ध्वस्त है।
और शासन प्रशासन सरकार इसके लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है। आए दिन सब घरों में चोरियां हो रही है, श्रद्धालु बाहर से आते हैं, उनके साथ चेन स्नैचिंग हो जाती है, पर्स चोरी हो जाता है, और कोई किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था यहाँ पे दुरुस्त करने के लिए कोई अधिकारी ना कोई सरकार का व्यक्ति यहाँ पे तैयार है इन सब चीजों। नीचे से ऊपर तक लेकर आपकी सरकार, और उसके बावजूद सुरक्षा को लेकर इतना बड़ा सवाल। पुलिस अपना काम कर रही है। निश्चित रूप से महाकाल की सवारी में जिस तरह की वारदातें हुई है, पुलिस ने बहुत ही गंभीर कार्रवाइयां की, उनके मकान तोड़े गए, गंभीर अपराधों में अपराध पंजीबद्ध किए गए और उनको ठिकाने लगाने का काम किया गया है। महाकाल की सवारी, महाकाल हम सबकी श्रद्धा का केंद्र है, वो किसी जाति धर्म का हो, वो सबके आस्था का केंद्र है। अगर उस सवारी पे कोई इस तरह की कोई वारदात करता है तो पुलिस ने, आपने देखा है कि उनके मकान भी तोड़े, उनकी दुकानें भी तोड़ी है, FIR भी दर्ज की है, और पुलिसिंग इतनी व्यवस्था, इतनी बड़ी सवारी जहां पर 10 लाख लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, एक भी परिंदा पर न मारे, इतनी बढ़िया व्यवस्था हमारे शासन ने, पुलिस प्रशासन ने की है। पुलिस प्रशासन की पीठ थपथपाना चाहिए। उनके लोग 24-24 घंटे 36-36 घंटे एक जैसी ड्यूटी कर रहे हैं, फिर हम पुलिस पर उंगली उठा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। पुलिस पर उंगली नहीं उठाई जा रही है, उठाई जा रही है उंगली, उठाए जा रहे हैं सवाल उस व्यवस्था पे जहां पर छोटी छोटी बच्चियों के साथ में दुष्कर्म किया जाता है, जहां पर चेन स्नैचिंग की घटनाएं सामने आती हैं। इसका क्या? निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि जो भी अपराध करता है उसको तुरंत पकड़कर, अभी भाई विजय जी ने कहा है कि बुलडोजर चलाया जाता है, तुरंत उनके मकान गिराए जाते हैं। ऐसी कार्रवाई आज तक किसी ने नहीं की होगी। इस प्रकार की कानून व्यवस्था इस मध्य प्रदेश में है। आप जरा सी की कोई घटना करता है, उसको तुरंत पकड़कर उस पर कार्रवाई करने का काम। लेकिन उसके बावजूद भी ये घटनाएं सामने आती हैं। आपकी कार्रवाई इतनी सख्त क्यों नहीं कि एक नजीर बन जाए? उज्जैन बहुत ही सेफ क्षेत्र है। रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक महिलाएं अकेली महाकाल मंदिर जाती है। ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये उज्जैन को बदनाम करने का आरोप है। उज्जैन शुरू से शांति का टापू रहा है और आज भी खासकर महिलाओं के लिए, श्रद्धालुओं के लिए हर व्यक्ति दिल खोलकर उनकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। तो उज्जैन में ऐसी कोई घटना कभी कभार हुई है, उस पर सख्त कार्रवाई हुई है, किंतु आम भाषा में कहा जाए तो उज्जैन एक सेफ एरिया है। रात को उज्जैन शहर में महिलाएं कहीं भी दर्शन के लिए जाती है, व्यापार व्यवसाय के लिए दिन में निकलती है, कहीं कोई बात नहीं है। मासूम के साथ में रेप की वारदात, श्रद्धालुओं के साथ में रामघाट पे चेन स्नैचिंग, पुलिस थाने के ठीक 1 किलोमीटर के दायरे में चाकूबाजी की घटना, क्या ये एक आध दो घटनाएं हैं? नहीं, मैंने बताया ना कि जो घटना हुई है वो दुखद है और जिनपे सख्त कार्रवाई भी हुई है, किंतु उज्जैन के अंदर जो अपराध का ग्राफ है अन्य शहरों के मुकाबले कम है। महिलाएं सुरक्षित है, हमारे वृद्ध लोगों को सम्मान मिल रहा है, और जो कांग्रेस लोग कह रहे हैं वो वास्तव में उज्जैन को बदनाम करने का षड्यंत्र है। उज्जैन, जैसा कि भाई सोनू जी ने कहा है, उज्जैन अत्यंत शांति प्रिय है। आप देख सकते हैं अभी महाकाल के श्रावण का मास चल रहा है, रात को 2:30 बजे से भस्मारती चालू हो जाती है। उस भस्मारती में जाने के लिए रोज 5000 महिला पुरुष रात को 2:30 बजे के पहले घर से निकल करके जाते हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई घटना मुझे तो ध्यान में नहीं आ रही है कि कोई घटना हो रही है सारी। इस प्रकार से ऐसा वातावरण जो शहर के अंदर है। ये तो मुख्य मार्ग की बात हुई। शांति का दावा कर रहे हैं, शांति का दावा कर रहे हैं, फिर उज्जैन में शांति क्यों? अभी आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बताया कि अन्य शहरों की अपेक्षा उज्जैन में कम रहा, मतलब पूरे मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त पड़ी हुई है। आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर बलात्कार की घटनाएं हों, चाहे चैन स्नैचिंग की घटनाएं हों, लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। और चूंकि इनके ये नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये तो अधिकारियों के और कानून व्यवस्था के बारे में तारीफ ही करेंगे, लेकिन आपने स्वयं ने अभी हाल 3 घटनाएं इनको बताई कि इस तरीके को इन्होंने क्या जवाब दिया कि अन्य शहरों की अपेक्षा उज्जैन में कम है। दूसरी बात, जिस तरीके से शिप्रा माता की मैया की बात करते हैं कि वहाँ पर तो होता रहता है, मतलब आपने 1 मिनट में मैं बोलूं आपको बोलने का मौका मिल गया था ना, आपको बोलने का मौका मिला था ना, आपको बोलने का मौका मिला था ना। हाँ, मेरा कहने का मतलब है ये घबराए हुए हैं, इनको मालूम है कि अब सत्ता से जाना है, तो घबराए हुए हैं। दूसरी बात, किस तरीके से ये सीवर लाइन का काम 4 साल से चल रहा है जो पूरा नहीं हो पाया, नाले फूट जाते हैं और बहुत एक ऐसा लगता है जैसे कोई पूरा नाला का नाला नदी में मिल रहा हो। उसके बाद भी अधिकारियों को फोन करने के बाद भी 3-3, 4-4 घंटे तक वो बंद नहीं होता है, पानी लगातार चलता रहता है। जो पूरी लाइन डाली गई है वो मैं आपको लेके चलता हूँ,
शमशान घाट के पास में पाइप छोड़ दिया गया है गंदे नाले का। अब वो पाइप से जब पानी निकलेगा तो कहाँ जाएगा? वो तो शिप्रा मैया में ही मिलेगा ना। पाइपलाइन की बात निकली है तो कहीं ना कहीं बेतरतीब खुदाई भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर निकलकर सामने आता है। यानी कि पाइपलाइन बिछाई जाती है, फिर दोबारा सड़क खोद दी जाती है, फिर याद आता है कि नहीं शायद यहाँ पर नहीं दूसरी जगह पर ये सड़क खोदी जानी थी या पाइपलाइन डलनी थी। ऐसे में लोगों को कितनी समस्या, लोगों को कितनी परेशानी। श्रद्धालु रामघाट पे नहाने आते हैं, उनके मोबाइल चोरी करके ले जा रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। कितने बच्चे मर गए डूब के। पेपर में रोज आप कोई न्यूज पढ़िए कि शिप्रा नदी में ये डूब गया, वो डूब गया, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। और वहाँ पे जो श्रद्धालु बेचारे बाहर से आके नहा रहे हैं, उनके मोबाइल चोरी हो रहे हैं, पैसे चोरी हो रहे हैं। क्या लेके जा रहे हैं यहाँ पे चीजें, उज्जैन की क्या इज्जत कर रहे हैं। लेकिन कोई ये कह रहे हैं प्रशासन, पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप खुद जाइए मैडम, एक बार रामघाट पे जाके देखिए, घंटा टावर हमारा है, वहाँ 108 खड़ी रहती है। इसके अलावा एक गाड़ी, एक पुलिस वाला आपको नहीं दिखेगा। क्या व्यवस्था है? लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं महाकाल के कारण, महाकाल, और यहाँ पर उनकी व्यवस्था कुछ भी नहीं, सारी चरमर आ गई है। भ्रष्टाचार में तो इनका मतलब अति सर्वत्र वर्जित है। अब इनका घड़ा पूरी तरह भर चुका है, इनको बाबा महाकाली जवाब देंगे। चलिए ठीक है, बात करेंगे फिलहाल उज्जैन उत्तर की विधानसभा क्षेत्र की पाइपलाइन की हम बात कर रहे थे। पाइपलाइन की समस्या बरकरार या फिर सुधर गई? मैडम वो सुधर रही है धीरे धीरे अभी, और ये लोग सभी लोग सहयोग करते हैं उसमें। अब वो तो टाटा का प्रोजेक्ट है, उसमें ये लोग भी क्या कर सकते हैं, ये लोग भी। सड़क की बेतरतीब खुदाई, पाइपलाइन का फूटना, मैडम वो तो ठीक है, वो तो बारिश का टाइम है, होता ही है, सभी जगह होता है। कोई इनके काल में नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ है। तो काम कहाँ से हो जाएगा? पाइप पे क्या अपने आप लग जाएंगे क्या? बिना खोदे पाइप कहाँ से लगाएंगे? पाइप लगाने के लिए खोदना तो पड़ेगा ना। यानी कि जनता ने संतोष कर लिया है कि पाइप लगाना है तो खोदना तो पड़ेगा। और बेतरतीब खुदाई अगर हो भी रही है तो कहीं ना कहीं जनता को शायद उसमें भी संतोष है। फिलहाल देखने वाली बात है कि दावे और वादे जितने किए जा रहे हैं, आरोप और प्रत्यारोप की जो झड़ी लगी हुई है, उस बीच जनता किसके नाम पे मोहर लगाती है। फिलहाल जनता जनार्दन के इस एपिसोड में इतना ही। मैं शिवांगी